मेरी तीनों पत्नियां बांझ थी और मैं बहुत अमीर आदमी था। मेरी उम्र 50 साल हो गई थी और मुझे अपने वारिस की बहुत ख्वाहिश थी। एक दिन मेरा दोस्त मुझे कोठे पर ले गया और कहा, यहाँ एक लड़की पैसे लेकर बच्चा पैदा कर देती है। मैं राजी हो गया। जब मैं उस लड़की के पास गया तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि अब सुनिए मेरी कहानी, मेरी जुबानी। शुरू करते हैं पूरी कहानी। मैं बहुत अमीर आदमी था। मैंने 3 शादियां कर ली थी, लेकिन वारिस किसी से न हुई। फिर एक दोस्त ने कहा कि एक तवायफ पैसे लेकर बच्चा पैदा कर देती है। मैंने उस औरत को घर बुलाकर उसका नकाब उतारा तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ इस जगह आया था। वहाँ की रातें जागती थी और दिन सोते थे। हर तरफ गानों की आवाज़ और ढोलक की थाप के साथ घुंघरू की आवाज़ें भी आ रही थी। अपने दोस्त के साथ तेजी से कदम उठाता हुआ जा रहा था। उस टाइम मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैं अमीर आदमी था, मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन यह भी सच था कि मैं अय्यास परस्त हरगिज नहीं था। बाजार हुस्न से मुझे कोई मतलब नहीं था, बल्कि मैं तो अपना गर्दन नीचे करके चल रहा था, कहीं मुझे कोई पहचान ना ले, क्योंकि मेरी जान पहचान बड़े बड़े बिजनेसमैन से होता था। मुझे तो अपनी इज्जत के लाले पड़े हुए थे। मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी जो कि मुझे यहाँ ले आई। काफ़ी पुरानी इमारत थी, छोटी छोटी गलियाँ थी। हर 2 मंजिला इमारत से नाच गाने की आवाज़ें गूंज रही थी। इमारतों के बाहर मुंह में पान दबाए कोठी के दलाल खड़े ग्राहकों को अपने कोठे में जाने का कह रही थी। साथ ही साथ गंदे बेबाकी शब्द भी बोल रही थी। साहब, हमारे कोठे को इज्जत बख्श दो, देखो आपकी तबीयत हरी हो जाएगी। यह सब बातें सुनकर डर और शर्म से मेरा चेहरा लाल हो गया था। मैंने कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी, ना बोली थी। लगता था जैसे कोई कारोबारी कपड़े का बाजार हो और दुकानदार अपनी चीज़ों की तारीफ करके उसे बेच रहा हो। क्या औरत इतनी सस्ती है? और मामूली सी चीज़ थी। फिलहाल मैं दिल ही दिल में दोस्त की बात मानकर बहुत पछता रहा था। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यह बहुत बड़ी गलती थी। मेरा जी चाह रहा था कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ। जब एक कोठे के पास जाकर मेरे दोस्त अदनान के कदम रुक गए, उसके पहले कि मैं मना करता, अदनान मेरा हाथ पकड़कर उस इमारत की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। सीढ़ियाँ सीमेंट की बनी हुई थी। सीढ़ियों की दीवारों पर पान के दाग लगे हुए थे। अजीब सी बदबू फैली हुई थी। हम लोग ऊपर गए तो आंगन में सफ़ेद चांदी बिछी हुई थी और शराब और गुलाब के फूलों से मिलकर एक अजीब सी बदबू का एहसास मुझे हुआ था। सामने सफ़ेद चांदनी पर लाल रंग के तकिए पर टेक लगाए शौकीन उस लड़की के डांस देख रहे थे। वह लड़की पाँव में घुंघरू पहने गीत और गानों की धुनों पर नाच रही थी। सामने एक कोने पर हारमोनियम और ढोलक वाले बैठे थे, जो अलग से ही अपना एक राग बजा रहे थे। सामने तख्त पर एक अधेड़ उम्र औरत मुंह में पान लिए उस लड़की के नाच को देखते हुए पांव फैला रही थी। मुझे वहां का माहौल देखकर बहुत डर हुआ था। मैंने अदनान से कहा, चलो यहाँ से, मुझे यहाँ कोई बात नहीं करनी। तो वह कहने लगा, अरे मर्द बनो, इतना घबरा रहे हो। यह कहकर वह मुझे उस तख्त पर बैठी औरत के पास ले गया। वह औरत शायद अदनान को जानती थी। मुझे उसके साथ देखकर सर से पांव तक अदनान से आंखों के इशारे से पूछने लगी, यह कौन है? अदनान ने कहा, मेरा दोस्त है, उसे रजिया से मिलवा दो। मेरे दोस्त को वारिस चाहिए। उसने इधर मेरे आने की जल्दी से वजह बता दी। उस औरत ने पहले गुलदान में पान थूका, फिर मुझे देखने लगी, कहने लगी, बैठो मियाँ, खड़े खड़े तो बात नहीं होगी ना तुमसे। मैं वहाँ रुकना नहीं चाहता था, बस मेरी मजबूरी और बेबसी मुझे वहाँ ले आई थी। मैं तख्त के एक कोने में जाकर बैठ गया। कहने लगी, देखो साहब, मैं पैसों में कमी नहीं करती। पूरे साल लड़की मेरे काम की नहीं रहती। तेरे बच्चे को अपने पेट में पालेगी तो जाहिर है कमा कर तो नहीं देगी ना, इसलिए 1 लाख लूँगी। आधी रकम पहले देनी पड़ेगी। मेरा दिल अब भी अंदर से बेचैन था। मैंने एक नज़र अदनान को देखा तो वह मुझे तसल्ली देने लगा। मैंने कहा, मैं लड़की को यहाँ नहीं रखूँगा। वह कहने लगी कि 15 लाख। मैंने जेब से अपनी चेक बुक निकाली और 15 लाख का चेक उसे दे दिया। मेरे पास पैसों की कोई समस्या नहीं थी।
उस औरत की आंखें फटी की फटी रह गई जब जेब से उसने 15 लाख का चेक देखा। फिर वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर उसने एक लड़की को बुलाया। अरे ओ चुलबुली, कहाँ मर गई? उसकी एक पुकार पर वह लड़की उसके पास आ गई। वह सांवली सी लड़की, चेहरे के नए नक्श अच्छे थे। कहने लगी, रजिया का ग्राहक आया है, उसे कहो तैयार पकड़ ले। उससे पहले कि वो चमेली नाम लड़की उसकी आज्ञा को मानती, मैंने उसे कहा, पहले मैं लड़की देखना चाहता हूँ। लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, मुझे अपना बच्चा बहुत खूबसूरत चाहिए। मेरी बात सुनकर औरत ठहाके लगाकर हंसने लगी। हाँ, जाकर देख लो, होश ना उड़ जाए तो कहना। जा चमेली साहब को रजिया का दीदार करवा दे। चमेली मुझसे कहने लगी, आइए साहब। मैं खड़ा हो गया और उस चमेली नाम लड़की के साथ चलने लगा और लड़की मुझे एक कमरे के बाहर छोड़कर चली गई। पहली बार मेरा दिल बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उस वारिश के चाहत की वजह ने मुझे कहां से कहां ले जाकर खड़ा कर दिया था। ऐसी हालात तो मेरी कभी अपनी बीवियों के कमरे में जाते हुए भी नहीं हुई थी। शायद यह बात जायज़ नाजायज़ की ना थी, मेरे लिए जायज़। और यह लड़की अब तो मेरे बच्चे को अपनी कोख में जन्म देगी। लेकिन मेरी बेबसी थी कि मैं उस रास्ते पर चलने पर मजबूर था। जब मैंने कमरे में दस्तक दी तो उसने कहा, कौन है? आ जाओ। अंदर मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की आधी घूंघट निकाले सजी संवरी बैठी हुई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे बस एक नज़र देखा, फिर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके पास आकर बैठ गया। मैंने अब तक उसका चेहरा नहीं देखा था क्योंकि वह घूंघट निकाले बैठी हुई थी। मैं उसके सामने जाकर बैठ गया, लेकिन खुद में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसकी तरफ देखूं। शायद मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था, और वह इसलिए कि मैंने आज तक कोई गुनाह नहीं किया था। जब मुझे यूं चुप देखा तो वह लड़की कहने लगी, क्या बात है साहब, पूरी रात क्या ऐसे ही बैठे रहोगे? उस लड़की की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी तरफ देखा, जो मेरे लिए बिल्कुल गैर औरत थी। मैं इसकी कीमत दे चुका था। मैंने बड़ी मुश्किल से ही अपने हाथों से उसका घूंघट उठाया और जैसे ही उसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। वह तो मैं एक दौलतमंद और अमीर आदमी था, बाप दादाओं की करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस था। मेरी बदकिस्मती यह थी कि मैंने ही बोला था मैं ख़ानदानी रईस था। मेरी पहली शादी मेरे माँ बाप के पसंद से हुई थी। मेरी बीवी मेरी बुआ की बेटी थी, उम्र में मुझसे 7 साल बड़ी थी, लेकिन नेचर की बहुत अच्छी थी। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे और मेरी कोई औलाद नहीं थी। यहाँ तक कि मैंने रुखसाना का बहुत इलाज करवाया, मगर वह मुझे औलाद न दे सकी। मैंने अपनी भी सारी टेस्ट करवाई, कहीं मुझ में कोई कमी न हो, लेकिन मेरी बीवी बांझ थी। 10 साल का टाइम बीतने के बाद मैंने रुखसाना से कहा मुझे दूसरी शादी करनी है क्योंकि मुझे वारिस चाहिए। रुखसाना मेरी बात सुनकर वह थोड़े दिन तो बहुत रोई, फिर उसने मुझे दूसरी शादी की परमिशन दे दी। लेकिन फिर तो जैसे टाइम ऐसे ही बीतने लगा जैसे 5-5 साल मैंने अपनी तीनों बीवियों के साथ बिताया, लेकिन मुझे वारिस किसी से भी नहीं हुई। 26 साल मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बिताए थे, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं हुई किसी बीवियों से भी, और सबका मैंने इलाज भी करवाया था। इत्तेफाक से तीनों ही बांझ निकली। मेरी उम्र अब 50 साल की हो गई थी। मैं अपनी पत्नियों का इलाज करवा कर थक चुका था। ना जाने क्या समस्या थी, हर बार मेरी रिपोर्ट ठीक आती, बस पत्नियों में यह खूबी नहीं थी। कभी भी मेरी अक्ल इस बात को स्वीकार नहीं कर पाती थी। समस्या एक बीवी में होता तो समझ में आती, तीनों बीवियों में एक ही समस्या थी। मैं चौथी शादी नहीं कर सकता था और ना ही मुझे अपनी बीवी को छोड़ना था। लेकिन मेरी सारी बीवियां ही अच्छी और बहुत नेक औरत थी। मैं कैसे उनके साथ किसी तरह की जाति करता, लेकिन उम्र के जिस हिस्से में पहुंच चुका था, आगे बुढ़ापा ही बुढ़ापा था। इसलिए अब तो मुझे वारिस जल्द से जल्द चाहिए। मैंने उस सिलसिले में जब अदनान से बात की तो उसने मुझे यह रास्ता बता दिया जो सरासर गुनाह का था। पहले तो मैंने जल्दी से मना कर दिया था। मैंने कहा कि मैं ख़ानदानी शरीफ इंसान हूँ, एक तवायफ से क्यों वारिस करवाऊँगा। वह कहने लगा, फिर तुम्हारी पहली बीवी भी तो बीमार रहने लगी है, जबकि मेरी बीवी बीमार थी। अदनान की बात सुनकर मैंने कहा, बल्कि इस टाइम में तो उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं उसे क्यों छोड़ दूँ।
और मुझसे कहने लगा कि फिर अपनी उम्र देख लो, बुढ़ापे में तुम कदम रख चुके हो, बस टाइम बीतने के साथ साथ वारिश होने की चांस भी कम हो जाएगी। बात तो अदनान की ठीक थी, मुझे वारिस चाहिए थी। अदनान कहने लगा, जो मैं बता रहा हूँ उससे तुझे बच्चा भी हो जाएगा और तुम्हें 5वीं शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर तुम दुनिया को कह देना कि 4 पत्नियों में से किसी एक से बच्चा हुआ है, किसी को कुछ भी खबर नहीं होगी। मैं काफ़ी दिन तक इसी बात पर सोचता रहा। वारिस का सवाल उस टाइम मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, वरना मेरा नाम लेने वाला भी कोई ना होता। पहले तो मेरा जी चाहा कि मैं अपनी पत्नियों से राय मशवरा करता, लेकिन जाहिर वह मुझे कभी भी ऐसा राय मशवरा नहीं देगी। मैं बेहद परेशान था। उन्हीं दिनों मैं अपनी औलाद की समस्याओं में परेशान था और दूसरी तरफ मेरी पहली बीवी पहले से भी ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। मैंने अपनी बाकी बीवियों से इजाज़त ली और ज़्यादा टाइम पहली बीवी को ही देने लगा, जो खुद 3 सौतेने उसने बर्दाश्त की थी। लेकिन मेरी बीवी में यह बात थी कि वह लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं था, आपस में मिलजुल कर रहती थी। फिर मैंने शादी के मामले में अब तक कम उम्र लड़की की मांग नहीं किया था। मेरी बाकी पत्नियां भी अच्छी उम्र की थी, कोई यतीम कोई तो बेसहारा। मैंने शादी ऐसे ही लड़कियों से की थी ताकि उन्हें सहारा भी मिल जाए और मुझे वारिस। लेकिन किस्मत का अजीब ही खेल था कि तीनों ही बीवियों में बांझपन वाली समस्या थी। लेकिन मैं बेहद परेशान था। मैं किसी भी बीवी को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जो अदनान ने रास्ता बताया था उसे भी मेरा दिल नहीं मान रहा था। लेकिन बहुत सोच विचार के बाद मैंने आखिरकार उस फैसले पर आ ही गया। अदनान की बात मानने में कोई हर्ज नहीं था, इसलिए उसके साथ कोठे पर चला गया था। लेकिन जब मैंने उस लड़की को देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। उसे देखते ही मैं कमरे से बाहर निकल गया, फिर उस कोठे पर नहीं रहा गया। अदनान मुझे बुलाता रह गया, पूछता रहा कि अरसलान तुम्हें क्या हो गया है, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तेज कदमों से उस बाजार से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। मैंने अदनान का आने का इंतज़ार नहीं किया। ड्राइवर से कहा कि घर चलो। पूरा रास्ता मैं बेचैनी से काटा, एक पल मुझे चैन नहीं आ रहा था। घर आकर मेरी बेचैनी पूरी बरकरार थी। मैं आज किसी भी पत्नी के कमरे में नहीं जाना चाहता था। ड्राइंग रूम में बैठा सिगरेट पीता रहा। आधी रात बीत गई और मेरे दिमाग की उलझन बढ़ने लगी थी। जब मेरी पहली पत्नी ड्राइंग रूम में आ गई, मुझे कहने लगी, अरसलान क्या बात है, सोए नहीं आप? मैंने एक नज़रों से उसकी तरफ देखा, फिर ना मैं सिर हिला दिया। वह मेरे पास बैठकर कहने लगी, आज क्या परेशानी है आपको? मैंने एक नज़र उस पर डाली जिसका मेरे पीछे 25 साल का साथ था। वह अब बीमार रहने लगी थी। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? कहने लगी, मुझे अपने बचने की उम्मीद नहीं है। मेरे पेट में बनी हुई रसूलियाँ फटकर कैंसर की शक्ल में हो गई है। आप यह जानते हैं ना? मैं जानता था वह थोड़े महीनों की मेहमान है, इसलिए अब सारा टाइम उसी के पास बिताता था। मेरे कंधों पर उसने सर रख दिया तो मैंने भी उसे अपने आगोश में ले लिए। मैंने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें बाहर अमेरिका ले जाऊँ, तुम्हारा इलाज करवाऊँ। मेरी बात पर कहने लगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टाइम भी हो चुका है। मेरे इलाज का बस आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर दें, मुझे तलाक देकर शादी कर लें। उसकी बात पर मैंने उसकी तरफ देखा तो वह कहने लगी, मैं उसी घर में एक कमरे में रह लूँगी, लेकिन मरने से पहले आपका बच्चा देखना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों के सामने रजिया का चेहरा घूमने लगा। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें इतना बड़ा गम नहीं दे सकता। मैंने पहले ही तुम पर सौतन ला चुका हूँ, शायद उस बीमारी से तुम 2-4 हो गई हो। वह कहने लगी, ऐसा नहीं है, मैं तो समझी थी कि आप साहिबे औलाद हो जाओगे, मगर यह नहीं पता था कि मेरा साया आपकी बाकी बीवियों को भी ऐसा ही कर देगा। यह कहकर वह रोने लगी। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मत ऐसा सोचो, औलाद शायद मेरे नसीब में ही नहीं थी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, आपने शादी हमेशा बेसहारा लड़कियों से की है ताकि आपकी कोई नेकी अल्लाह को पसंद आ जाए, तो फिर रात की उस तवायफ खाने से क्यों भागकर वापस आ गए हो? उसके मुंह से यह सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा।
میں نے کہا تمہیں کس نے بتایا؟ میری بات سننے کے بعد ایک گہری سانس لی اور کہنے لگی وہ چھوڑ دیں، میری بات کا جواب دے۔ میں نے کہا میرا دل نہیں مانا، اس لیے میں وہاں سے واپس آ گیا، کیونکہ وہ بہت کم عمر کی ہے، بس 18 سال کی لڑکی ہے۔ اسے دیکھ کر تو مجھے اس پر ترس آ گیا تھا۔ بس 18 سال کی لڑکی ہے، پتہ نہیں کم عمر میں اس بیچاری سے اتنا گھٹیا کام کیوں لیا جا رہا ہے۔ میں اس لیے وہاں سے واپس آ گیا تھا۔ وہ لڑکی 18 سال سے بڑی نہیں تھی، بے شک بیحد خوبصورت تھی، مگر عمر کی کم تھی۔ اگر میری شادی کے بعد میری بیٹی ہوتی تو شاید اس لڑکی سے بھی زیادہ پیاری ہوتی۔ میری بیوی کہنے لگی اس سے نکاح کر لو ارسلان۔ اس کی بات پر میں نے کہا ہوش میں تو ہو تم، ایک طوائف کب کس سے شادی کرتی ہے؟ پھر اس کی مالکن مجھے یہ قدم کیوں اٹھانے دے گی؟ پھر وہ بہت چھوٹی ہے، اس کے پاس جاتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی۔ میری بیوی کہنے لگی ہو سکتا ہے آپ اسے اس کوٹھے سے آزاد کروانے میں کامیاب ہو جاؤ، اللہ آپ کو اولاد نصیب کر دے گی۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں چپ سا ہو گیا تھا۔ کچھ دن اسی بارے میں سوچتا رہا، پھر یہ سوچ کر اس سے نکاح کر لیتا، کیا پتہ اللہ کو میری یہی بات پسند آ جائے اور مجھے اولاد ہو جائے، رضیہ بھی اس کوٹھے سے بچ جائے۔ میں اگلی روز ہی کوٹھے پر پہنچ گیا۔ میری نیت اس لڑکی کو اس ماحول سے نکالنے کی تھی۔ میں نے 1 کروڑ کا چیک اس عورت کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ وہ کبھی مجھے دیکھ رہی تھی تو کبھی اس چیک کو، پھر کہنے لگی اتنی بڑی رقم کیوں؟ میں نے کہا مجھے رضیہ سے نکاح کرنا ہے اور اس کے بعد اس کوٹھے سے اس کا کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔ وہ لالچی عورت تھی، اس لیے جلدی مان گئی۔ میں نے پہلی بیوی کو اس کی خواہش کے حساب سے طلاق دے دی۔ وہ میرے ہی گھر میں ایک کونے میں ایک کمرے میں رہتی تھی۔ میں اس کے سامنے تو نہیں جاتا تھا، لیکن اس کے ہر چیز کا خیال رکھنے کی کوشش پوری کرتا تھا۔ میں نے تھوڑے لوگوں کی موجودگی میں رضیہ سے نکاح کر لیا اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میرا محل نما گھر دیکھ رہی تھی۔ ارسلان صاحب، یہ سب تمہارا ہی ہے؟ تم تو بہت امیر آدمی دکھتے ہو۔ مجھ میں ایسا کیا دکھا تمہیں؟ میں عمر میں اس سے بہت زیادہ بڑا تھا۔ اس کا شبد سن کر مجھے برا سا لگا تھا، کیونکہ میں اس کا گراہک نہیں بلکہ پتی تھا۔ میں نے اپنے دونوں بیویوں سے رضیہ کا ملاقات کروایا، پھر اسے اپنی پہلی بیوی سے ملوایا۔ آخر میں نے اپنی تیسرے نمبر کی بیوی سے کہا وہ اسے میرے کمرے میں چھوڑ آئے۔ وہ کمرے میں چھوڑ آئی۔ میں ڈرائنگ روم میں سگریٹ پی رہا تھا۔ نہ جانے کیوں کمرے میں جانے کی میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میری پہلی تینوں بیویاں بہت ہی اچھی تھی اور وہ لڑکی اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد نہ تھا۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھی، لیکن ایک بیوی کے روپ میں قبول کرنا آسان کام نہیں تھا۔ لیکن اولاد کی خاطر میں یہ کڑوا گھونٹ پینے کو تیار تھا۔ میں نے سوچا شاید اللہ کو میری یہ نیکی پسند آ جائے گی۔ میں اپنی ہمتوں کو جمع کر کے کمرے میں گیا۔ اس ٹائم تک رضیہ سو چکی تھی۔ وہ بہت ہی کم عمر کی تھی۔ بے شک میں نے 4 شادیاں کی تھی، لیکن اتنی چھوٹی اور کم عمر لڑکیاں ان میں سے کوئی بھی نہیں تھی۔ میں نے پھر اسے بھی سونے دیا اور خود بھی سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو رضیہ مجھے بڑی حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے رات سے اسے کچھ نہیں کہا تھا، شاید اس لیے مجھے یہ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر اسے کہا کہ وہ ناشتہ کر لے، رات بھی اس نے کچھ ٹھیک سے نہیں کھایا۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل کر کچھ دیر بعد رضیہ بھی باہر آ گئی۔ میری باقی بیویوں کے ساتھ ناشتہ کیا۔ میری عادت تھی کہ میں باری باری بیویوں کو اپنے ہاتھ سے ایک ایک نوالا ضرور کھلاتا تھا۔ تینوں بیویوں کے ساتھ میں نے آج تک کوئی ناانصافی نہیں کیا تھا۔ تھوڑے دنوں میں نے رضیہ سے کسی طرح کا کوئی رشتہ قائم نہ کیا، ہاں اس سے اچھے سے بات چیت ضرور کی تھی۔ تھوڑے دن ہی بیتے تھے کہ مجھ سے کہنے لگی صاحب مجھے یہ بتائیں آپ نے اتنے پیسے دے کر مجھے خریدا کیوں؟ میں اس کے منہ سے یہ سن کر حیران ہو گیا تھا۔ میں نے کہا یہ بات کیوں کی تم نے؟ میں نے تمہیں خریدا نہیں ہے بلکہ تم سے نکاح کیا ہے۔ مجھے اس کی بات بری لگی تھی تو کہنے لگی میں جانتی ہوں نکاح سے پہلے 1 کروڑ کی رقم آپ نے ادا کی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ آپ ایک رات بھی صبر نہیں کریں گے، مجھ سے اپنے پیسے وصول کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ تو اس کی بات سن کر حیران ہو گیا۔
اس کی بات پر مجھے بہت غصہ آنے لگا اور وہ زیادہ ایسا ہی کچھ بولتی تو شاید میں اس کے منہ پر تھپڑ ہی زور سے مار دیتا، لیکن وہ چپ ہو گئی تھی۔ میں نے کہا تم میری بیوی ہو، سمجھی، کوئی بازارو نہیں، ایسی بات مجھ سے مت کرنا، اور نہ چاہتے ہوئے میرا آواز تھوڑا تیز ہو گیا تھا۔ مجھے غصہ دیکھ کر وہ کہنے لگی، سب ایسے ہی باتیں کرتے ہیں صاحب۔ میں نے تو ہوش سنبھالا جب سے ہی مرد کے ایسے ہی روپ دیکھے ہیں، نوچ کھانے والی، جوانی کو خاک میں ملانے والے بھوکے کتے جیسے۔ مجھے حیرت ہوتی کہ آپ کیسے آدمی ہو جس نے میری سب سے بڑی قیمت ادا کی ہو، لیکن پہلی رات مجھے سکون سے سونے دیا۔ مجھے حیرت ہوئی، ورنہ میں تو تیز بخار میں بھی کوئی مجھے بکستا نہ تھا۔ یہی کہتے تھے کہ تیری قیمت اس لیے نہیں بھری کہ تیرا بخار کا لحاظ کریں، یا کہتے ہوئے ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے تھے۔ پھر اس نے اپنی بازو دکھائی، بازو بری طرح سے سگریٹ کے نشانوں سے جلا ہوا تھا۔ ایسی بے بسی دیکھ کر میں نے زور سے آنکھیں بند کر لی۔ کہنے لگی، یہ دیکھو تو آپ میرے ساتھ یہ سب کرتے، میں نے تو آج تک آدمی کو ایسے دیکھا ہے، لیکن تم نہ جانے کیسے ہو، سب سے الگ ہو۔ مجھے خرید کر بھی تم نے مجھے استعمال نہیں کیا۔ میں نے کہا تم میری بیوی ہو، اور اللہ نے بیوی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا، اور تم تو ہو بھی کم عمر، نازک سی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا میں تمہارے پاس آؤں۔ فی الحال ایک رات میں رضیہ کی سنگت نے مجھے تڑپا کر رکھ دیا۔ اس کے وجود پر لگے گھاؤ دیکھ کر میرا دل پھٹنے لگا تھا۔ وہ 18 سال کی لڑکی کے ساتھ جو ظلم کیے گئے تھے بالکل جانور تھے۔ وہ لوگ فی الحال ٹائم کے ساتھ ساتھ رضیہ کے زخم بھی بھرنے لگے تھے، اور وہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھے غلط کاموں سے بچا لیا اور آپ نے میرے ساتھ شادی کر لیا۔ وہ میرے کیریکٹر اور محبت سے بہت گھل مل گئی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کی زبان بھی ٹھیک ہو گئی تھی، وہ منہ سے ادب سے بات کرنے لگی تھی۔ میری شادی کے تھوڑے مہینے بعد کی مجھے وہ خوشخبری مل گئی جس کی میں نے بہت دعائیں کی تھی۔ رضیہ امید سے تھی، اور مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنے رب کے حضور سجدے میں رو رو کر شکریہ ادا کرنے لگا۔ 9 مہینے تک میں نے رضیہ کا بہت خیال رکھا، بلکہ اس کے بستر سے نیچے نہیں اترنے دیا۔ لیکن جب ڈلیوری کا ٹائم قریب آیا تو میں لیبر روم کے باہر بہت ہی بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا، جب لیڈی ڈاکٹر آئی اور بے حد پریشان تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کی بیوی کی حالات ٹھیک نہیں ہیں، یا تو ہم ماں کو بچا سکتے ہیں یا پھر بچے کو۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے اتنے سال بعد اولاد کی خوشی مل رہی تھی، لیکن میرے سامنے ایک آزمائش کھڑی تھی۔ اس ٹائم میری حالات کیا تھی اور کیا ہو سکتی تھی، یہ وہی آدمی جان سکتا ہے جس پر یہ سب بیتا ہوا ہو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میں نے کہا، آپ ماں کو بچا لیں، بچے کا اللہ مالک ہے۔ وہ لیڈی ڈاکٹر اندر چلی گئی اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ بے شک میری پہلے سے 3 پتنیاں تھیں، لیکن میں اپنی خواہش کی خاطر کسی کی جان لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے آنسو میرے بس میں نہیں تھے، اس لیے بہنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد لیڈی ڈاکٹر باہر آئی۔ میں نے اس سے پوچھا، میری بیوی کیسی ہے؟ تو کہنے لگی کہ ماں اور بیٹا دونوں ہی خطرے سے باہر ہیں۔ یہ سن کر تو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں بہت خوش ہوا تھا جب نرس نے میرے کانپتے ہاتھوں میں میرے بیٹے کو ڈالا تو اسے سینے سے لگا کر میں پھٹ پھٹ کر رونے لگا۔ میرے رب نے مجھے میرے صبر کا بہترین انعام دیا تھا۔ بے شک وہ اپنے بندوں پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اٹھا نہ سکے۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تھینکس فار واچنگ، لائک اینڈ سبسکرائب۔ ملتے ہیں ہم اپنی اگلی کہانی میں۔